नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे जो कि वाराणसी से सामने आ रही है। ज्ञानवापी मामले में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। ज्ञानवापी मसले को लेकर कल फिर से सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने आज कोर्ट में अपनी जुरा पेश करी, दलीलें रखी। कल भी जारी रहेगी हिंदू पक्ष की दलीलें। शिव पुराण का हिंदू पक्ष ने हवाला दिया है। आपको बता दें, शिव से जुड़े महाकाव्यों में से एक, महाग्रंथों में से एक शिव पुराण, जिसका हवाला आज हिंदू पक्ष ने दिया है। तो वाराणसी से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कल भी जिरा हुई है, आज फिर जिरा हुई है और कल भी जिरा होगी। सुनिए वकील क्या कुछ कह रहे हैं। पर हिंदू पक्ष द्वारा अपनी उनकी जो प्रार्थना पत्र उसका खंडन करते हुए उन्होंने जो बहस किया था उस सारे बिंदु पर खंडन किया गया। सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड पर, उसके बाद हिंदू लॉ पर, मुस्लिम लॉ पर उन्होंने पुस्तक खंडन किया गया कि उनकी वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती है। पुराणों इत्यादि का प्रमाण दिया गया। और हिंदू एक्ट के द्वारा बताया गया, बाबा विश्वनाथ मंदिर के जो एक्ट बने हैं बोर्ड उसका बताया गया। जहां पर एक बार मंदिर बन गई वह देवता संपत्ति हो गई। वह देवता के मूर्ति के खंडन हो जाने से वह नष्ट नहीं हो सकता है। वह संपत्ति देवता ही रह जाएगी, किसी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हो सकती है। तो चलिए धर्मेंद्र चौबे का रुख करते हैं। फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से? मैं ये समझना चाहूंगी धर्मेंद्र, 2 दिनों का समय दिया गया था हिंदू पक्ष को। कल सुनवाई हुई, आज उन्होंने जिरा पेश करी और कल फिर करेंगे, ये कैसे संभव हुआ है? देखिए पूजा, सबसे बड़ी चीज चूंकि जिला जज ने ये डेडलाइन दिया था कि 2 दिन में अपनी दलील को पूरी कर लें, लेकिन कल की जो दलील रही, बहस रही, लगातार वो जारी रही। कल जो भौगोलिक संरचना है उसकी बात हिंदू पक्ष ने रखा लगभग 2 घंटे तक। वहाँ का भौगोलिक नक्शा जो था उसको रखा गया। उसके बाद आज जो सुनवाई हुई है वो वेद पुराण से हिंदू लॉ एक्ट के तहत 711 की भी चर्चा हुई। 1991 वर्षीय एक्ट की भी हुई, क्योंकि पुराण के साथ अन्य जो लॉ एक्ट है 1991 एडमिट करता है, मेंटेनेबल है नहीं। 711 पे जो उनका प्रतिवादी पक्ष का कहना है कि उसे खारिज कर दिया जाए, ये मेंटेनेबल नहीं है, वो सभ्यता के आधार पर ये नहीं चल सकता है। उसको लेके हिंदू पक्ष ने अभी तक पूरी दलील नहीं रख पाई है, क्योंकि वेद पुराण का जिक्र करते हुए आज दलील पेश करते हुए धर्मेंद्र शिव पुराण का हवाला दिया गया है। शिव पुराण का हवाला क्यों दिया गया, और अगर हवाला दिया गया है तो उसमें क्या तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं? क्योंकि पूजा, सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा, विष्णु जैन से भी हम लोगों ने बात किया। उनका कहना है कि शिव महापुराण का इसलिए रखा गया, जिक्र किया गया है, क्योंकि सनातन धर्म में 4,000 वर्ष पुराना ये वेद है, पुराण है। और पुराणों का महत्व इसलिए रखा जाता है क्योंकि न्यायपालिका जिस तरीके से अयोध्या में रखा गया था कि रामचरितमानस और राम कथा की बात की गई थी, इसमें उसमें हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन भी थे। तो उनका कहना उस निशानदेही पर इस वेद पुराण का तथ्य रखा गया है, ताकि उसकी स्पष्टता ये क्लियर हो जाए कि सनातन धर्म कब का है, भौगोलिक संरचना कब की है, और सनातन से स्पष्टता जो क्लियर हो और न्यायालय के सामने स्पष्ट ये हो पहले कि शिव महापुराण में क्या क्या निहित है, क्या क्या दर्शाया गया और क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं। वो चीजें जिला अदालत को समझाने का प्रयास किया है विष्णु जैन ने। लगातार शिव महापुराण को उन्होंने कई पेज शिव महापुराण के दिखाए हैं कि इसमें भौगोलिक संरचना, जो भूगोल हमारा है, इतिहास जो है वो भी दिखाया जा रहा है। तो जो 1991 वर्षीय एक्ट खारिज करने की बात की जा रही थी कि एडमिट नहीं करेगा, मेंटेनेबल नहीं है, उसको लेकर लगातार ये हुई। अब कल की बात रहेगी तो कल पूजा 711 एक्ट जो प्रतिवादी पक्ष ने 51 पेज की बहस की थी, 51 पैरा रखा था मुस्लिम पक्ष ने, अब उसके खंडन की बात होगी। अब वो कहां से मेंटेनेबल है या नहीं, प्रोसीडियता के आधार पर सुनवाई होगी या नहीं, उस पर बात की जाएगी। पूजा, बिल्कुल इस पर बात की जाएगी। धर्मेंद्र जुड़े हमारे मिला जुड़ा कहा जा रहा है कि शिव महापुराण में आदि विशेश्वर जिनकी संपत्ति बताया जा रहा है इस ज्ञानवापी मस्जिद को, उनका जिक्र है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले दिन गोरखपुर वासियों को मानसरोवर मंदिर और रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण के बाद धार्मिक और परंपरा के संवाहक धरोहर की सौगात दी। सीएम योगी ने गोरखपुर के मानसरोवर शिव मंदिर और रामलीला मैदान की सौंदर्यीकरण का काम का लोकार्पण किया है। मानसरोवर शिव मंदिर को संवारने में 6 करोड़ रुपए और रामलीला मैदान को संवारने में 1 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च हुए हैं। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है, साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो गई। शिव के दरबार तक कांवड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। काशी की सड़कों पर बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। शिव भक्त बाबा का दर्शन करके अभिषेक कर रहे हैं। ये सिलसिला सुबह से ही देखने को मिल रहा है और आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हर तरफ बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन मास की शुरुआत पर मानसरोवर मंदिर में जन कल्याण के लिए रुद्राभिषेक किया है। करीबन 1 घंटे तक चले अनुष्ठान में उन्होंने आम के रस, दूध, जल, दही, घी और गन्ने के रस से महादेव भगवान का अभिषेक किया। सीएम योगी ने बेलपत्र, धतूरा, भांग और श्रीफल भी चढ़ाया। रुद्राभिषेक अनुष्ठान की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने भगवान शिव और 12 ज्योतिर्लिंग का पूरे विधि विधान के साथ षोडशोपचार पूजन किया है। सीएम योगी ने सबसे पहले बाबा गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और उनकी पूजा अर्चना करी। उसके बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अद्वैतनाथ की समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले दिन गोरखपुर वासियों को मानसरोवर मंदिर और रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण के बाद धार्मिक और परंपरा के संवाहक धरोहर की सौगात दी है। सीएम योगी ने गोरखपुर के मानसरोवर शिव मंदिर और रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण का काम का लोकार्पण किया। मानसरोवर शिव मंदिर को संवारने में 6 करोड़ रुपए और रामलीला मैदान को संवारने में 1 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च हुए हैं। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। तो सावन के महीने में सुबह के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें कुछ आपको दिखाएंगे। हर तरफ हर हर बम बम सुनाई दे रहा है। ये शिव का मास है, सावन मास है और आज उसकी शुरुआत का पहला दिन। वाराणसी की तस्वीर देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भक्तों का तांता सुबह से ही लगा रहा। सहारनपुर में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर और लखनऊ, हर तरफ माहौल शिवमय नजर आ रहा है। वहीं राजधानी लखनऊ के लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ी गई, जिसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इस मामले में बकायदा पत्र लिखते हुए चेतावनी जारी की है। हिंदू महासभा की ओर से कहा गया कि अगर मॉल में दोबारा नमाज पढ़ी गई तो महासभा मॉल के अंदर सुंदरकांड का पाठ करेगी। हिंदू महासभा ने लोगों से मॉल के बॉयकॉट की अपील की है। वहां से सामान खरीदने के लिए मना किया जा रहा है। तो वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। सपा नेता आईपी सिंह का कहना है कि देश का सबसे बड़ा लुलु मॉल मुस्लिम समाज के व्यवसायियों ने लखनऊ में बनवाया है। अगर वहां इबादत कर ली तो इसमें क्या गुनाह हो गया। वहीं हिंदू संगठन सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसी मॉल में धार्मिक गतिविधियां कैसे की जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रायबरेली जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नलकूप विभाग के वर्कशॉप का निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों से जानकारियां हासिल करी। निरीक्षण के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रदेश में लगातार काम चल रहा है। जो भी
लोगों की शिकायतें आ रही हैं, उसका समाधान करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करते हैं। मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव डॉक्टर डीजी शिक्षा को पत्र लिखते हुए वायरल होने के बाद अब विपक्ष ने इसे एक मुद्दा बना दिया है। कांग्रेसी प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि 3 महिलाओं का गंभीर बीमारी का हवाला देकर तबादला किया गया, पर क्या प्रदेश के बस 3 ही शिक्षकों को गंभीर बीमारी है? और तो और एक शिक्षिका को बागेश्वर से बागेश्वर में ही तबादला किया गया है। कांग्रेसी प्रवक्ता ने ये जो बयान दिया है, इसके बाद बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हो गए हैं और बहुत सारे सवाल हैं जो विपक्ष अब लगातार सरकार से कर रहा है। धामी जी के भाषण को ही सुन ले तो ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ उत्तराखंड में राम राज्य आ गया है। वो सुशासन की बात करते हुए पाए जाएंगे, वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए पाए जाएंगे, वो अधिकारियों पर नकेल कसने की बात करते हुए पाए जाएंगे, वो यहाँ तक कहते हुए पाए जाएंगे कि सबसे ज्यादा उन्नतिशील प्रगतिशील प्रदेशों में उत्तराखंड को खड़ा करना है। लेकिन उनकी ही नाक के नीचे उनके सभी संयुक्त सचिव किस तरह से सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मुख्यमंत्री के संरक्षण के बिना या मुख्यमंत्री की नॉलेज के बिना ये हो नहीं सकता। और अगर हुआ है तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की खुद की अक्षमता को भी जाहिर करता है। तो गरिमा दसोनी ने मुख्यमंत्री की अक्षमता पर तो प्रश्न चिन्ह लगा दिए और कहीं ना कहीं सवाल उठा दिए, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने क्या हाल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बीच में एक बार फिर से जुबानी जंग देखने को मिल रही है। एक और जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बीच में जुबानी जंग लगातार जारी है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सोशल मीडिया के माध्यम से बयान जारी कर रहे हैं, तो वहीं पार्टी में गुटबाजी की खबरों के बीच पूर्व सीएलपी लीडर प्रीतम सिंह ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि कालिदास 2 चीजों के लिए जाने जाते हैं, एक अपनी विद्वता के लिए और दूसरा जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काटने लगे थे। इसलिए प्रीतम सिंह ने यह भी कहा है कि मैं कालिदास नहीं हूं, जो जिस डाल पर बैठा है उसी को काट दे। उनके अनुसार पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत पार्टी के बड़े नेता हैं, अगर वो अक्सर उन्हें याद करते हैं तो अच्छी बात है। तो वहीं देहरादून हरिद्वार में बैठकों के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कहीं बुलाया जाता है तो वो जाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस बयान के बाद हरीश रावत की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब बड़े नेता हमको याद करते हैं। और भाई मैं तो कहता भी हूं, कालिदास जी 2 चीजों के लिए जाने जाते हैं। एक तो वो जिस डाल पर बैठे थे उस डाल को काटने के लिए जाने जाते हैं, दूसरी विद्वता के लिए जाने जाते हैं। तो भाई मैं कालिदास नहीं हूं कि जिस डाल पर बैठा हूं उस डाल को काटूंगा। तो हरीश रावत के लिए ये बयान दिया है प्रीतम सिंह ने। अब समझ लीजिए कि अगर प्रीतम सिंह कालिदास नहीं है तो बचा कौन और कालिदास कौन हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर के नेशनल हाईवे 309 के पास स्थित सिंगल ऑटोमोबाइल्स पेट्रोल पंप पर बाइक सवार युवकों और कर्मचारी के बीच में विवादित घटना सामने आई है। दरअसल युवकों ने पंप के कर्मचारी से बोतल में पेट्रोल मांगा, लेकिन कर्मचारी ने पेट्रोल देने से इनकार कर दिया। इतनी सी बात पर युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। तो वहीं घटना के विरोध में रामनगर के सभी पेट्रोल पंपों के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं अब मामले में कोतवाल अरुण कुमार ने पेट्रोल पंप के मालिक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। 3 बंदे आए बोतल लेकर, बोले बोतल में पेट्रोल दे दो। हमें तो ऊपर से आदेश हैं डीएम साहब के, और पेट्रोल नहीं देना है बोतल में। तो हम लोगों को मना कर दिया, भैया बोतल में नहीं मिलेगा। जिद करते रहे बहुत देर तक, दे दो। फिर गाली देने लगे, बहुत काहे के लिए पंप खोल रखा, बहुत उल्टी सीधी गाली दी उन्होंने, मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पर। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन आज से शुरू हो गया। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा 2022 का आगाज हो गया। सुबह से ही कांवड़िए गंगा जल भरने के लिए हर की पौड़ी समेत अन्य घाटों पर पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार बीते सालों के मुकाबले ज्यादा तादाद में कांवड़ियों के उत्तराखंड पहुंचने की उम्मीद है और सिलसिला जारी भी रहेगा, जिसे देखते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों ने कमर कसी हुई है। कांवड़ यात्रा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर रूट प्लान भी तैयार हुआ है।
आपको बता दें कि कांवड़ मेला की तैयारियों को परखने के लिए उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने हरिद्वार का रुख किया, जहां उन्होंने मेला क्षेत्र का भ्रमण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस ने यातायात प्लान भी जारी किया। इस प्लान के मुताबिक हरिद्वार में वाहनों की पार्किंग की जाएगी, साथ ही रूट भी डाइवर्ट रहेंगे। पुलिस लगा दिए हैं। सेक्टर 135 सेक्टर लगभग सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स नियुक्त हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। सारा हमने ब्रीफिंग कर दिया है, व्यवस्था पूरा है, हम सब कुशल संपन्न कराएंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में केंद्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड की ओर से आयोजित आउटरीच कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए थे। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए चिकित्सा शिविर और स्मार्ट कार्ड वितरण सहित पेंशन, लोक अदालत और आश्रितों के कल्याण और पुनर्स्थापन योजनाओं की प्रदर्शनी सहित अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए थे। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक्स सर्विसमैन की समस्याओं का समाधान हम हमेशा करते हैं। आज भी उसी कड़ी में ये कार्यक्रम हुआ है। कितनी पेंशन जाएगी, कितनी रुकी है, कितनी बढ़ गई है, विडोज के लिए, उनकी कन्याओं की शादी के लिए कितना देते हैं, ये सारी बातें आज यहाँ आई हैं। दिव्यांगों के लिए क्या सिस्टम है और कैसे हम नौकरियाँ देते हैं, सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी। और आज एक मेडिकल कैंप भी हमने लगाए हैं। पेंशन के केसों को सुलझाने के लिए इलाहाबाद से अधिकारी आए हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।